हेलो, आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। क्या है कि बहुत दिनों बाद हम नई वीडियो डालने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जैसे कि अभी बहुत सुन रखा होगा आपने कि थर्मोडायनेमिक्स में टोटल कितने लॉज होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या करते हैं। वो हम अभी चर्चा करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में वैसे हम जान लेते हैं कि टोटल 4 लॉ होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में वैसे टोटल कितने लॉ होते हैं? 4 लॉ होते हैं। उन लॉज के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है कि थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते क्या है। थर्मोडायनेमिक्स हमको किस किस चीज़ में हेल्प करती है, पहले हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का हमको फ़ायदा क्या हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या चीज़ बताती है, क्या चीज़ आगे बताती है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमको एक चीज़ बताती है कि कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है कि एक गिब्स फ्री एनर्जी नाम की टर्म आती है, जिसके वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, मतलब कि डेल जी की वैल्यू जिस टाइम पे नेगेटिव आती है, वो रिएक्शन हमारी कौन सी होती है? नेगेटिव। जो डेल जी की वैल्यू जहाँ पे नेगेटिव आती है, वो हमारी क्या होती है? रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। तो रिएक्शन विल बी पॉसिबल। उसके बाद हम इनके टर्म्स पे जाएंगे। अभी पहले हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हम जानते क्या है। रिएक्शंस पॉसिबल होती है जिनके लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है, जो ये चीज हमको बताती है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इन रिएक्शंस का रेट, इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म, और इन रिएक्शंस का ऑर्डर एंड अफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन एंड अफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वो सारी चीजें हमको बताती है। ये वाली चीजें हमको सिर्फ काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स बताती है ना, केमिकल काइनेटिक्स बताती है। इन चीजों के बारे में हमको काइनेटिक्स बताती है। लेकिन ये उन्हीं चीजों के बारे में बताती है जिसने थर्मोडायनेमिक्स में जिन रिएक्शंस को अप्रूव कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स में ये बता दिया कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो काइनेटिक्स उसके मैकेनिज्म और उसके ऑर्डर और उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी मैकेनिज्म को बताती है। तो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स पर ज़्यादा जोर देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो बेसिकली इट्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत और जो थोड़ी बहुत इक्वेशंस ज़्यादा हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम जानते हैं। अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। अब देखो कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। देयर आर टू वर्ड्स ओवर देयर, देखो देख सकते हो। जैसे एक हमको दिख रहा है कि एक है, हमको दिख रहा है कि थर्मो, एक दिख रहा है हमको डायनेमिक्स। बेसिकली मैं थोड़ा सा शायद तेज बोल रहा हूँ, तो हम धीरे बोलेंगे। देखो, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब कि मोशन ऑफ हीट। मतलब हीट हमारी क्या है कि बहुत सारी टर्म्स में भी हो सकती है, जैसे कि हीट हमारी एनर्जी की टर्म में हो सकती है, इंटरनल एनर्जी की टर्म में हो सकती है, टेम्परेचर की टर्म में हो सकती है। देयर आर सो मैनी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जिनकी टर्म में हमारी हीट एनर्जी हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ हीट बेसिकली हम बोलते यही है कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट। लेकिन अब इसमें एक्सचेंज होता किस किस के बीच में, वो देखते हैं। एक्सचेंज यहाँ पर होता है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जो एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हमारा एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, वो हम क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स जो नाम है वो यही है। जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, वो सिस्टम सराउंडिंग पर भी वर्क कर सकता है और सराउंडिंग सिस्टम पर भी वर्क कर सकती है ना। उनके बीच में होने वाला हीट का एक्सचेंज या फिर एनर्जी का एक्सचेंज, वही हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। हीट भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। हीट या फिर एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो होता है, वही हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है। अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में ये जैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग बता तो दिया, अब ये सिस्टम होता क्या है, सराउंडिंग होती क्या है, वो देखते हैं। सिस्टम एक ऐसा चीज है, सिस्टम एक ऐसी चीज है, मतलब कि अगर हम सिस्टम बेसिकली एक यूनिवर्स का एक पार्ट है। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
in which we studied or investigate about the chemical processes और chemical reactions, जिसमें हम क्या है कि chemical reactions और chemical process को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। मतलब एक बार लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which we study about chemical chemical process, study or investigate about chemical process, the part of universe in which we study about the chemical processes is known as system. Okay, अब सिस्टम की बात हो गई। अब सिस्टम के बाद जो बात आती है वो आती है हमारी सराउंडिंग की। अब ये सराउंडिंग हमारी क्या चीज है, अपार्ट मतलब एक्सेप्ट द सिस्टम, होल यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग हमारा क्या हुआ, द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब कि सराउंडिंग जो सिस्टम के अलावा जो भी बाहर चीजें हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक बीकर है, एक बीकर में क्या है कि हमने वो रख दिया, मतलब कुछ भी केमिकल प्रोसेस चल रही है, उसमें हमने एसिड बेस रिएक्शन करा है, उसके बाहर वो क्या है कि हमारे सिस्टम में, सिस्टम हमारा क्या हो गया, बीकर हो गया। अब उस बीकर के बाहर, उस बीकर की बाउंड्री के बाहर जितनी भी सारी चीजें हैं वो उसके सराउंडिंग में आ जाएगी। अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो भी सराउंडिंग में आ जाएगी। अगर हम ऊपर से कुछ भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब कुछ सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, जिसमें हम बात करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होने वाले हीट और एक्सचेंज की। ठीक है, अब क्या है कि सिस्टम बात कर रहे हैं तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जिसमें क्या है कि हम पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेस के स्टडी करते हैं, है ना। और सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब एक सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर की सारी चीजें हमारी सराउंडिंग कहलाती है। अब क्या है कि सिस्टम क्या है कि सिस्टम की बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री भी हो सकती है सिस्टम की और इमेजिनरी भी हो सकती है। अब देखो रियल कैसे हुई और इमेजिनरी कैसे हुई, जैसे कि आप रिएक्शन देखते ही हो, सिस्टम की दो तरीके की बाउंड्री हो सकती है, रियल भी इमेजिनरी भी। अब देखो रियल बाउंड्री तो क्या है कि हम बीकर में रिएक्शन करा रहे हैं तो बीकर की जो बाउंड्री हुई वो हमारी क्या हुई, सिस्टम की बाउंड्री। अब क्या है कि इमेजिनरी जो बाउंड्रीज होती है वो जैसे कि जैसे कि हम रूम में बैठे हैं, हम रूम में क्या है कि एक एयर का पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारी एयर का पार्टिकल्स हैं जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं एनवायरनमेंट में, जो भी ओपन हो रही है, वो सारी क्या है कि उनके बीच में हमारे क्या है कि बाउंड्रीज नहीं है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, ओपन इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पार्ट ले लेते हैं, अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही हो, उसके क्या है कि अब हमने मान लिया कि इतने पार्ट में कुछ रिएक्शन हो रही है, तो ये जो बाउंड्रीज हुई ये रियल तो है नहीं, ये क्या ऐसी हुई, इमेजिनरी बाउंड्रीज हुई। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सिस्टम के टाइप्स आते हैं। ठीक है, देखो अब देखो सिस्टम की क्या है कि टाइप आते हैं, सिस्टम के बेसिकली टाइप्स ऐसे है। अब हमारे सिस्टम का क्या है कि ये वाला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, सिस्टम हमारा बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट और एनर्जी एक्सचेंजर, हीट एनर्जी मास एक्सचेंज। ओके, और एक हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे जिससे क्या है कि गड़बड़ नहीं होगी। अब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट और एनर्जी एक्सचेंज हमारे सिस्टम क्या है कि थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनके बारे में चर्चा करते हैं अभी। पहला होता है अपना ओपन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम। अब बेसिकली अब क्या है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में जैसे कि हम बीकर लेते हैं, अगर हम उसमें ऊपर से बिल्कुल बंद नहीं रख रहे हैं, ऊपर से क्या है कि ओपन है, तो उस बीकर में क्या है कि वो सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा, जिसमें क्या है कि बाहर मतलब बाहर नेचुरली वो ओपन है, ठीक है, ओपन है। अब क्या है कि वो सिस्टम में क्या है कि अब देखो सोचो, अगर हम बीकर में पानी भर देते हैं, उस पानी को हम अगर धूप में रखें बाहर, तो उस बीकर में से अगर बाहर रखें तो 1 घंटे बाद देखेंगे जो बीकर अगर हमने ठंडा पानी रखा होगा वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा, अगर धूप ज़्यादा तेज है और ज़्यादा हीट हो जाएगा, और उसमें से कुछ परसेंट मास भी लॉस हो जाएगा, मतलब कि वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि ओपन है, जिसमें वाटर पार्टिकल्स है, जिसमें क्या है कि मास एक्सचेंज जीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ मास का भी एक्सचेंज होता है, और हीट एनर्जी, हीट का भी एक्सचेंज जीरो नहीं होता। ओके, हीट तो लिख लो, चाहे इंटरनल एनर्जी लिख लो, ऑल द टर्म्स। हाँ, तो क्या हुआ कि पता चला बाद में कि वो वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई, डिलीट हो गई, तो यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। अब हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें क्या है कि ये ओपन था, जैसे कि एक बीकर को अगर हम खुला पानी भर के बाहर रख दें धूप में, धूप पड़ रही है, गर्मियों का सीजन है, तो क्या होगा कि उसमें जो मास होगा, मास क्या है कि वेपराइज हो जाएगा, तो उसका क्या है कि वाटर लेवल भी डाउन हो जाएगा, और उसमें क्या है कि उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मतलब कि उसमें हीट हो जाएगा, जो वाटर होगा अगर उसमें ठंडा भर देंगे तो वो हीट हो जाएगा, है ना। मतलब अगर उसमें हम मतलब कि जैसे कि गर्मियों का टेम्परेचर मैक्सिमम 40-50 जा रहा है, अगर 40 भी जा रहा है, अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर उबाल के रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर रखा तो वो हीट अप हो जाएगा। तो मतलब जो हो रहा है टोटल, इसमें क्या है कि मास का भी एक्सचेंज हो रहा है और अपने हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, जैसे कि बर्तन ले लेते, कोई भी भगोना ले लेते, उसको क्या है कि ढक के धूप में रख देंगे। अब क्या है कि उसको ढक के धूप में जब रखेंगे तो उसमें क्या है कि मास का एक्सचेंज होना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि जो हीट का एक्सचेंज होगा, क्योंकि भगोना भी गर्म हो जाएगा, उसके अंदर का पानी भी गर्म हो जाएगा, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें मास का एक्सचेंज तो नहीं होता, लेकिन हीट का एक्सचेंज होना कंपलसरी है, हीट का तो एक्सचेंज होगा, ठीक है। और एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ना हमारे मास का एक्सचेंज होता है ना ही हीट का एक्सचेंज होता है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी हमारा क्या है कि आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम आज तक नहीं बना है, क्योंकि किसी ना किसी सिस्टम में से भी क्या है कि कभी ना कभी तो हीट का एक्सचेंज हो ही जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मल स्टील की बोतल, जिसमें भी क्या है कि 10 to 12 आवर्स मैक्सिमम, जो भी जितनी भी अच्छी कंपनी की आती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जितना हो जाए उसका बढ़ता जाता है सिस्टम को, हीट को कैप्चर करने का, मतलब हीट हो चाहे कोल्ड होगा, अगर कोल्ड वाटर रख दे तो उसमें भी जो हीट एक्सचेंज होता है वो भी ना के बराबर हो जाता है। लेकिन फिर क्या है कि एक नए टाइम पे आके क्या है कि उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ पार्ट और हीट एक्सचेंज हो जाएगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका थर्मो स्टील, और आज तक कोई भी आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना है, थर्मो स्टील है ना, जितना मैं जानता हूँ वहां तक तो नहीं बना है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब क्या है कि नेचर के बेसिस पे हमारे क्या है कि दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं हमारे होमोजीनियस सिस्टम, है ना, ये सब सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है, एक होते हैं हमारे होमोजीनियस, एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। एक जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमने ले लिया सिस्टम, ले लिया, ये हमारे सिस्टम हो गए, और इसमें क्या है कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स डाल रखे हैं, सिर्फ इसमें पानी है, तो इसमें क्या है कि पूरे सिस्टम में क्या है कि हमको सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, जो कि होता है H2O। तो अगर हम इसमें हम कहीं भी चेक करना चाहें तो यहाँ पर भी हमारा H2O होगा और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, H2O होगा। एक एक पॉइंट पे क्या है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा हमारा H2O मॉलिक्यूल। ऐसे सिस्टम जिसमें कि क्या है कि जो जो हमारा कंपोनेंट होता है वो क्या है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है होल द सिस्टम, वो हमारे क्या कहलाता है, होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। और ऐसा मिक्सचर, मतलब ऐसा कंपोनेंट का मिक्सचर जो कि क्या है कि हमारा यूनिफॉर्मली भी स्प्रेड नहीं है, होल आउट द सिस्टम, और क्या है कि अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चीजें मिल रही हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाता है ऑयल एंड वाटर, जैसे कि हम जानते हैं एक विजिबल बाउंड्री इनके बीच में क्रिएट हो जाती है जब हम पानी को तेल में डाल हाँ सॉरी, अब पानी को तेल में डालते हैं तो तेल को पानी में डालें, एक सॉरी, एक विजिबल बाउंड्री बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस।
और इसमें क्या है कि हर एक पॉइंट पे हमारा क्या है कि अलग अलग मिल जाता है, हर एक पॉइंट पे हमारा अलग अलग कुछ ना कुछ मिल सकता है। यहाँ पे S2 का एक सेकंड 2 सेकंड वेट करते हैं, सॉरी। ठीक है, S2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल जाए हमारे ऑयल का मॉलिक्यूल, ऐसे मिलते जाते तो वो सिस्टम हमारे क्या कहलाता है, हेटेरोजेनियस सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिसमें क्या है कि होल आउट जो सिस्टम हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, और ऐसे सिस्टम जिसमें क्या है कि होल आउट जो सिस्टम हमको सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम केमिकल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, वो हमारे होमोजेनियस सिस्टम, जिसमें अलग अलग मिल रहे हैं वो हमारे हेटेरोजेनियस। अब क्या है कि सिस्टम की बात चली रही है, अब इसके बाद में हमारे आते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जो पॉइंट आता है इसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक चल रहे हैं, तो इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक थोड़ी एक मतलब राइटिंग मेरी थोड़ी अजीब है बोल कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आता है हमारा केमिकल हो गया, दूसरा आता है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि द कंसंट्रेशन जो सिस्टम के अंदर होती है वो ऑलवेज सेम होती है, ठीक है। अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर वो मतलब कि उसमें कुछ भी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर उसको गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद भी कुछ टाइम तक अगर उसको रखा, तो उसकी भी क्या है कि कंसंट्रेशन क्या है कि सेम ही रही, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, गर्म करेंगे तो कुछ तो होगा उसमें, जो भी होगा सिस्टम में, अगर कंसंट्रेशन क्या है कि इसकी सेम रहती है, सिस्टम की कंसंट्रेशन सेम रहती है, सिस्टम की कंसंट्रेशन क्या है सेम, तो वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये सीधी सीधी सी डेफिनेशन है ना। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जो वो है, उसमें क्या है कि जो प्रेशर होता है, मतलब कि सिस्टम जो सराउंडिंग पर प्रेशर लगा रहा है, सराउंडिंग जो सिस्टम पर प्रेशर लगा रहा है, वो दोनों प्रेशर का अमाउंट जो है वो सेम है। मतलब कि सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग पर इज इक्वल टू सराउंडिंग का प्रेशर सिस्टम पर, सराउंडिंग प्रेशर ऑन सिस्टम है ना, सराउंडिंग प्रेशर ऑन सिस्टम। अगर दोनों का प्रेशर क्या है कि इक्वल है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दो सिस्टम whose have the system pressure and the whose have equal system pressure and surrounding pressure, then this system is said to be in equilibrium। कौन सा इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और यही बात कर लेते हैं थर्मल के साथ में। थर्मल में क्या है कि हमारा टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर हमारा सेम रहता है सिस्टम का, सिस्टम क्या है कि हमारे क्या है कि टेम्परेचर अगर इनका सेम है, सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, इनके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि हीट एक्सचेंज होते हुए खत्म हो गया है, तो वो सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। तो वो सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम, in mechanical equilibrium pressure will remain same, and in thermal equilibrium the temperature will remain same। So these are 3 types of thermodynamic equilibrium। First is chemical, second is mechanical, third is thermal। अब क्या है कि ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसके बाद में हमारे आते हैं कुछ तरीके की प्रोसेस, क्या कि जो मेन पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक है, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चलते हैं। अब जो हम बेसिक बेसिक चल ही रहे हैं, तो हम क्या है कि थोड़ा सा बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, कि हमारे किस टाइप्स की प्रोसेस होती हैं, अब उनमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है जो कि हमारी 6 टाइप की होती है ना। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब उसमें 6 टाइप कौन होते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा आइसोथर्मल। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है आइसोथर्मल, दूसरा आता है हमारा आइसोबारिक, वैसे कभी कभार नाम से भी समझ में आ जाता है। तीसरा आता है हमारा आइसोकोरिक, फोर्थ वन आता है हमारा एडियाबेटिक। ठीक है, थर्ड वन हमारा आता है हमारा, मतलब फिफ्थ वन आता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ये सब के आगे प्रोसेस लगा देंगे।
एंड सिक्स वन आता है हमारा आइसो एंथैल्पी। सिक्स वन हमारा आता है आइसो एंथैल्पी। ठीक है, अब क्या है कि हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में ई के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को हम एच के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी हम एस के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी को डेल जी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, और हीट को हम क्यू के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्या है कि रिप्रेजेंट वेरिएबल्स हैं, इनको क्या है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोल सकते हैं, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ई हमारा इंटरनल एनर्जी, इनको क्या है कि लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, ई इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, एस एंट्रोपी, डेल जी हमारा गिफ्ट फ्री एनर्जी, क्यू अपना हीट हो जाएगा, एंड टी टेम्परेचर हो जाएगा, डब्ल्यू वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब और उसके बाद में क्या है कि अब हम बात करते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, आइसोएंथैल्पिक क्या होता है। अब हम देखते हैं इसमें, हम सबसे पहले चलते हैं आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल में क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में चेंज हो रहा है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट में क्या है कि सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उसमें होने वाला टेम्परेचर का चेंज जो होगा वो हमारा जीरो होगा। मतलब जो हमारा टेम्परेचर का चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज क्या होगा इसमें, जीरो होगा। टेम्परेचर चेंज इसमें क्या होगा, जीरो। डी टी इजिकल्स टू जीरो होगा। ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। ठीक है, कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसी के बाद में आइसो बारिक पे आते हैं। देखो आइसो बारिक नाम से समझ में आ जाएगा। बारिक हमारा क्या है कि एक तरीके बार हमारा क्या है कि एक तरीके से प्रेशर का यूनिट होता है, तो ये हमारा सीधे सीधे रिलेट करता है प्रेशर से। अगर कोई हमारा सिस्टम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें होने वाला प्रेशर का चेंज, जो प्रेशर का चेंज होगा, प्रेशर चेंज, वो हमारे जीरो होगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, चेंजिंग टेम्परेचर तो जीरो है, क्योंकि क्यों जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसे डीपी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा अपना इसमें। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम आइसोकोरिक की बात करेंगे तो आइसोकोरिक में जो हमारा चेंज इन होने वाला होगा वॉल्यूम में, वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं एडियाबेटिक की। अब एडियाबेटिक में क्या है कि अगर हमारा सिस्टम एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें जो होने वाला हीट का एक्सचेंज होगा, वो हीट का एक्सचेंज हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब कि हीट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका टायर बर्स्ट, है ना। जो हमारे टायर बर्स्ट होते हैं, सडनली जो टायर बर्स्ट हो जाते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस का। क्योंकि इसमें क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो हीट का एक्सचेंज होता है वो हमारा बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि एक तरफ टाइम पर हीट का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। जैसे कि गर्मियों में देखा होगा कि टायर चल रहा है तो उसके अंदर क्या है कि हीट बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्या है कि टायर प्रेशर बढ़ता रहता है। और जब टायर प्रेशर बढ़ रहा है, और एक टाइम में ऐसा आता है कि जब टायर फट गया, तो जब वो टायर फट जाता है तो जो हीट का एक्सचेंज होना होता है वो रुक जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है हीट का एक्सचेंज, है ना। उसके बाद में हम आते हैं साइक्लिक पे। अब साइक्लिक क्या है कि साइक्लिक बेसिकली एक ऐसी चीज है, इसमें वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो जो इसके अंदर जो होता है इंटरनल एनर्जी का चेंज और एंट्रोपी का चेंज, वो हमारा क्या है कि दोनों क्या है कि दोनों ही जीरो होता है। साइक्लिक हमारा ये बोलता है, लेकिन ये कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि एक रिएक्शन से समझाता हूँ, जैसे कि हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, और फिर लिक्विड से हमने गैस बना दिया, अब गैस से हम फिर लिक्विड बनाते हैं। सो देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड से गैस बना रहे हैं, गैस से सॉलिड बना रहे हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ही हमारा क्या आ रहा है, सॉलिड आ रहा है। तो हमारा क्या है कि इसमें क्या है कि ना ही हमारे इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं आइस, ले लेते हैं आइस को हमने मेल्ट करा, लिक्विड बन गई, उसको हमने वेपराइज कर दिया, गैस बन गई, फिर उसको हमने सॉलिडिफाई कर दिया तो सॉलिड मतलब आइस फिर बन गई, है ना। फ्रीज कर दिया तो उसको फिर आइस फिर बन गई। ठीक है, तो उसका क्या है कि जो उसके अंदर जो एंट्रोपी होगी, जो उसके क्रिस्टल्स होंगे, अंदर क्रिस्टल्स होंगे सॉल्ट आइस के अंदर, वो क्या है कि वो कहीं भी इधर उधर नहीं हुए, वो वापस से उसी तरफ अरेंज हो जाएंगे, उसी तरीके से अरेंज हो जाएंगे, उसके इंटरनल एनर्जी भी सेम हो जाएगी। तो उसमें जो होगा,
तो उसमें इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी उनकी क्या हो जाएगी, जीरो। उनमें क्या है कि ना ही इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो ना इसकी एंट्रोपी में चेंज हो, ठीक है। उसके बाद में एंथैल्पिक आता है। आइसो एंथैल्पिक का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि इसमें क्या है कि आइसो एंथैल्पिक में सीधा सीधा सा ये है कि इसकी एंथैल्पी जो होती है वो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता। दो सिस्टम which convert from one state to another state, but the change in the enthalpy is becomes zero or enthalpy becomes constant is known as isoenthalpic process, ठीक है। These are six types of process. First is isothermal, second is isobaric, third is isochoric, fourth is adiabatic, fifth is cyclic, and sixth is isothalpic। ओके, इसके में क्या हुआ, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हुआ, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में अपना हीट कांस्टेंट हो गया, साइक्लिक में हमारा एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हुआ, आइसो एंथैल्पिक में हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट होगा। और आइसो साइक्लिक में मैंने बता दिया ये डी और डी एस क्या क्या है, ये अपनी इंटरनल एनर्जी बता ही चुका, और ये हमारी एंट्रोपी है जो मैं बता ही चुका, और ये सॉलिड लिक्विड गैस से मैंने समझा दिया। तो आई थिंक सो आज के लिए ये क्या है कि बेसिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है एक का दौर। अब क्या है कि इसके बाद में जो आएगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में चीजें आएंगी। उसके बाद में फर्स्ट लॉ और थर्ड मतलब चारों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स है ना। ये हमारे चार लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इनको एक बार लिखिए और याद करते रहिए, रिवीजन करिए। वैसे इन चीज़ों को तो एक बार देखने से रिवीजन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल ही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट।